हे दोस्तों, मैं चिराग ऑडिटिंग की एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं कॉस्ट ऑडिट का पार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के लिंक को आप अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर सेंड कर दीजिए, जिससे मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और अगर आपने इससे पहले की पीडीएफ नहीं देखी, जैसे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की, फंड फ्लो एनालिसिस से रिलेटेड, या आपको और भी कोई पीडीएफ चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज्वाइन कीजिए। उसके बाद आपको पीडीएफ जो भी है और आगे जो भी आती जाएगी वो मिलती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले कॉस्ट ऑडिट का पार्ट। आपको बताया कि मैंने आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट से रिलेटेड पार्ट करवाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको सेक्शन 139 से लेके सेक्शन 148 बताए थे, ठीक है। तो देखिए, जो ये 148 है, ये सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज की बात करता है जिन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है और कॉस्ट ऑडिट करवाना जरूरी है, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड पार्टी आज हम देखेंगे, जिसमें रूल 3, रूल 4, रूल 5 जनरली ये कवर हो जाता है, जो कि आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, जब मैंने आपको 148 का पार्ट बताया था, यानी 139 से 148, वो जनरली हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट का पार्ट देखा था, जिसे हम फाइनेंशियल ऑडिट बोलते हैं, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट भी बोलते हैं, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसको एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर, जिसे हम बोलते हैं सीए इन प्रैक्टिस, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है, कहने का मतलब जिसका ऑफिस होता है, या तो वो इंडिविजुअल ऑडिटर होगा या एक ऑडिट फर्म होगी, जो कि क्या करती है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करती है, चेक करती है। वैसे ही यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए मैन्युफैक्चरिंग का काम है आपका, तो आपके मटेरियल भी होंगे, लेबर का पार्ट भी होगा, ओवरहेड भी होंगे, तो उससे रिलेटेड आपने रिकॉर्ड मेंटेन किए होंगे, तो उसको एग्जामिन कौन करेगा, कॉस्ट ऑडिटर, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑडिटर है वो कौन होना चाहिए, वो होना चाहिए CWA, प्रैक्टिसिंग CWA, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, जिसको आजकल आप क्या बोलते हो, CMA, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। याद रखना, पहले है ना जो इंस्टीट्यूट का नाम था वो था ICWAI, अब हो गया ICMAI समथिंग, ये हो गया है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हो गया, पहले क्या था, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो पहले क्या बोलते थे, CWA। तो नॉर्मली आप बोलते हो कॉस्ट अकाउंटेंट। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जो भी कॉस्ट ऑडिटर है वो क्या कर रहा है, आपके कॉस्ट रिकॉर्ड को चेक कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है, क्योंकि आपने क्या कर रखे हैं, वो पहले से ही क्रिएट कर रखे हैं, जैसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट क्रिएट करते थे, ठीक है। अब याद रखना कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, मतलब जो फाइनेंशियल ऑडिटर है, वो कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता। इसका मतलब अगर कोई इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो सीए इन प्रैक्टिस है, जो कि आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स की ऑडिटिंग कर रहा है, तो वो कॉस्ट अकाउंट्स की ऑडिटिंग नहीं कर सकता। ये भी जनरली नीचे आ जाएगा, लेकिन क्या है कि जब मैंने आपको ये पीडीएफ बताई थी, यानी सेक्शन 148 बताया था उस वक्त, ठीक है, 145, 146, 147 और लास्ट में मैंने 148 बताया था। तो देखिए यहाँ पे जो ये सबसेक्शन 1 है और ये सबसेक्शन 2 है, तो इसमें क्या बोल रहा है, पहली लाइन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर सच क्लास ऑफ कंपनीज एंगेज इन सच गुड्स एंड सर्विसेज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो इसमें गुड्स भी आ गया और सर्विसेज भी आ गया, टू कीप पर्टिकुलर्स ऑफ मटेरियल, लेबर और सच आइटम ऑफ कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट केप्ट बाय द कंपनी। कंपनी ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रखे हैं, उसमें जो उसने मटेरियल की अकाउंटिंग कर रखी है, लेबर की, या सच आइटम्स ऑफ कॉस्ट, मतलब जो भी ओवरहेड से रिलेटेड अकाउंटिंग कर रखी है, उनसे रिलेटेड रिकॉर्ड को मेंटेन रखना है। तो ये किससे रिलेटेड है, कॉस्ट रिकॉर्ड। याद रखना, जब भी हम कॉस्ट ऑडिट का पार्ट कवर करते हैं तो दो तरीके से कवर करते हैं। एक तो कॉस्ट रिकॉर्ड की बात करते हैं, जिसके लिए रूल 3 और रूल 5 एप्लीकेबल होता है, याद रखना। और जब कॉस्ट ऑडिट की बात करते हैं उसके लिए क्या होता है, रूल 4 अप्लाई होता है, ठीक है। अभी आ जाएगा, मैंने सारा कवर किया हुआ है। अब सच क्लास ऑफ कंपनीज कौन सी है, तो आपको पता है कि उसमें रेगुलेटेड सेक्टर भी और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है, नहीं पता तो आपको आगे पता चल जाएगा, सीधी बात। अब देखिए, ये जो सबसेक्शन 2 है क्या बोलता है, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स नेसेसरी इट मे डायरेक्ट द ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड इन द मैनर एज स्पेसिफाइड फॉर द कंपनीज कवर्ड अंडर सबसेक्शन 1। तो ये बोल रहा है कि जो सबसेक्शन 1 में कंपनीज कवर है, जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बोला है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लगे, उसको लगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉस्ट ऑडिट के लिए भी बोल सकती है, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के अलावा कॉस्ट ऑडिट के लिए भी बोल सकती है। तो उसके लिए क्या है, जो भी स्पेसिफाइड नेटवर्थ या टर्नओवर जो बोल रखा है वो क्या होना चाहिए, वो पहले से ही प्रिस्क्राइब कर रखा है, जो कि रूल्स में कर रखा है। मैंने आपको क्या बताया था, एक्ट होते हैं कंपनीज एक्ट 2013, वैसे ही रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम वही रूल देखेंगे, समझ गए। तो यहाँ पे यही बोल रखा है। अब देखिए, ये शुरू में आपको डेफिनेशन दे रखी है सिंपल सी, जो कि कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड है, जो आप इंटरनेशनली पढ़ सकते हो, जैसे ये सीमा लंदन के अकॉर्डिंग या इंडिया के इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। सिंपल पार्ट है, जिसमें क्या बोलेगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट रिकॉर्ड को एग्जामिन करना, रिव्यू करना, उनको चेक करना, उसके बेसिस पे एक तरीके से क्या होता है, उसका ट्रू एंड फेयर व्यू पता चल जाता है बस।
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मीनिंग डेफिनेशन जो भी है वो कवर कर लेते हैं, फिर मेन कंपोनेंट इसका कवर कर लेंगे, मेन एलिमेंट कवर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ICWI ने क्या बोला, ए सिस्टम ऑफ ऑडिट इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द रिव्यू एग्जामिनेशन एंड अप्रेजल ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अटेंडेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय ए स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज। तो देखिए बोल दिया ना, स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज जो मेंटेन करती है, तो ये आगे आ जाएगी कौन कौन से रेगुलेटेड सेक्टर है, कौन कौन से नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है। ठीक है, अब इसी तरीके से बोल दिया अकॉर्डिंग टू सीमा लंदन। सीमा का मतलब क्या है, इसका जनरली नाम मेरे को ध्यान आ रहा है जहाँ तक, हाँ ध्यान आ गया, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन। इन्होंने क्या बोला, कॉस्ट ऑडिट इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड ऑफ अदरेंस टू द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग की करेक्टनेस देखना, उसका वेरिफिकेशन कौन करता है, ऑडिटर, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर होना चाहिए। तो जनरली वो किसके अकॉर्डिंग होगा, हमारे इंडिया में हम बोलेंगे ICMAI, पहले क्या नाम था ICWAI, अब क्या है ICMAI या समथिंग ICAI नाम ही है ऐसे। तो इसका मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो उसका क्या होना चाहिए, एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं CMA। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड बोल रहा है एंड ऑफ अडेरेंस टू द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान, कॉस्ट अकाउंटिंग के जो भी प्लान बनाए हुए हैं मैनेजमेंट ने, जो भी पॉलिसीज़ एक तरीके से फॉलो की गई थी, वो ढंग से उसका पालन किया गया या नहीं किया गया। दस कॉस्ट ऑडिट कंप्राइजेज ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सिंपल सी बात है, सच एज द एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट रिपोर्ट, कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट डेटा, कॉस्टिंग टेक्निक्स एंड एग्जामिनिंग दीज रिकॉर्ड टू एंश्योर दैट दे अडेयर टू कॉस्ट अकाउंटिंग्स प्लान्स, प्रोसीजर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब जो भी पर्टिकुलर पॉलिसीज़ हो गई, जो भी कॉन्सेप्ट हो गए, जो भी इसके प्लान हो गए, वो फॉलो किए गए नहीं किए गए। अब देखिए गवर्नमेंट को नीड क्यों हुई, सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट को अगर देखना है कि कौन कौन सी सिक इंडस्ट्रियल यूनिट है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ का फंक्शनिंग सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा, फालतू का प्रॉफिट तो वो नहीं कमा रही, प्राइसेस हाई रख के बैठी है। तो प्राइसेस को फिक्स करने के लिए एसेंशियल गुड्स के लिए सब्सिडीज़ का पार्ट होता है, प्रमोशंस का पार्ट होता है, वो देखने के लिए कि किन किन इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है। तो उस बेसिस पे गवर्नमेंट ने कॉस्ट ऑडिट का एक तरीके से प्लान जनरेट कर दिया। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकता है, जो कि आपने सेक्शन 148 में देखा। तो यहाँ पे यही कवर किया है, इसलिए मैंने हल्का सा पार्ट कवर किया है, क्योंकि मैं पहले ही PDF में आपको दे चुका हूँ पूरा का पूरा पार्ट। तो यहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए बोल रहा है कॉस्ट ऑडिट इज कवर्ड बाय सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। The audit conducted under this act shall be in addition to the audit conducted under section 143। अब देखिए जो 143 है किससे रिलेटेड है, स्टेचुटरी ऑडिट से रिलेटेड। तो ये बोल रहा है कि आप जो फाइनेंशियल ऑडिट करते हो वो तो करते ही हो, पर इसके अलावा भी आपको कॉस्ट ऑडिट करना है, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है या सर्विस प्रोवाइड करने का पार्ट है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर ऑर्डर दे दिया कि आप उस क्लास ऑफ कंपनी से रिलेटेड हो और आपका जो टर्नओवर जो भी मैं बताऊंगा अगर वो ज़्यादा है, तो उस केस में आपको कॉस्ट ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। अब ये सेक्शन 143 किससे रिलेटेड था, ये था एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। तो आपको पता है कि जो भी क्वालिफिकेशन का पार्ट है, यहाँ पे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट की, लेकिन जितना भी डिसक्वालिफिकेशन का पार्ट मैंने आपको बताया था, जो मैंने 143 में जाके बताया हुआ है, तो वही का वही पार्ट कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए भी अप्लाई होगा, ये याद रख लेना। जो भी पावर्स और ड्यूटीज़, जो भी राइट एंड ड्यूटीज़ मैंने CA के लिए बताई थी, मतलब इंडिपेंडेंट ऑडिटर या स्टेचुटरी ऑडिटर के लिए बताई थी, वही कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड कॉस्ट ऑडिटर के लिए लगता है। सेम टू सेम पार्ट लगेगा, याद रखना, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने सिर्फ एक लाइन कवर कर ली, जो कि मैंने उस वीडियो में भी PDF में आपको बताई थी। एज पर सेक्शन 148 द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर स्पेसिफाई ऑडिट एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ आइटम ऑफ कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज। तो देखिए यहाँ पे दो पार्ट आ गए, एक तो रिकॉर्ड और एक ऑडिट। तो एक कॉस्ट ऑडिट का पार्ट आता है, एक कॉस्ट रिकॉर्ड का पार्ट आता है। तो ये बोल रहा है द कंपनीज ऑन विच कॉस्ट ऑडिट एंड और मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करो तो कॉस्ट ऑडिट भी अप्लाई होगी, जरूरी नहीं है। अगर सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड लग रहे हैं तो जरूरी नहीं कि कॉस्ट ऑडिट का पार्ट आए। ठीक है, तो उसके लिए अलग केस है, आपको भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कंपनीज ऑन विच कॉस्ट ऑडिट एंड और मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल आर डिफाइंड अंडर रूल 3 एंड रूल 4 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। जनरली ये दो रूल ही बोलते हैं, लेकिन मैंने आपको पूरा प्रॉपर ये नीचे बताया हुआ है कि रूल 3 है, जो कि जनरली किससे रिलेटेड है, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। याद रखना, देखिए कंपनीज रूल्स बोलते हैं, आपको मैंने बताया था रूल बुक होती है। अब ये किससे रिलेटेड है, कॉस्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, CRA कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। आपको आगे फॉर्म के नाम भी दिखेंगे, CRA 1, CRA 2, CRA 3, CRA 4। तो ये देखिए CRA का मतलब क्या है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। आप पूछना मत फिर सर कि CRA का मतलब क्या है। रूल 5 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014 मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का पार्ट है और यहाँ पे मेंटेनेंस का पार्ट है। ठीक है,
अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यार एप्लीकेशन का पार्ट क्या होगा, और ये देखिए रूल 4 किससे रिलेटेड है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो ये दोनों रिकॉर्ड से रिलेटेड है, रूल 3 एंड 5, और रूल 4 किससे रिलेटेड है, कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड है। तो आपको सिंपल बस क्या रखना है कि रूल 3 जो है वो कॉस्ट रिकॉर्ड से रिलेटेड है, लोग यूँ याद रखते हैं, और रूल 4 किससे रिलेटेड है, कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये कवर कर रखा है जिससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा, और यहाँ पे मैं बता दूंगा कि रूल 3 किससे रिलेटेड है और रूल जो 4 है वो किससे रिलेटेड है। देखिए ये बोल रहा है कि रूल 3 के अकॉर्डिंग कॉस्ट रिकॉर्ड उन सारी कंपनीज के लिए मैंडेटरी है जिसमें फॉरेन कंपनीज भी इंक्लूड है, जो कि गुड्स के प्रोडक्शन में या सर्विसेज के प्रोवाइड करने में लगी हुई है, जिनका जो ओवरऑल टर्नओवर है वो 35 करोड़ है या उससे ज़्यादा है। मैंने क्या बोला कि वो सारी कंपनी जिसमें फॉरेन कंपनीज भी हैं जो कि गुड्स के प्रोडक्शन या सर्विस के प्रोवाइड करने में लगी हुई है, जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि उनका जो ओवरऑल टर्नओवर है वो क्या है, 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो अगर ओवरऑल टर्नओवर इससे कम होता तो उन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम कॉस्ट ऑडिट की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड। लेकिन इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि या तो वो रेगुलेटेड सेक्टर से रिलेटेड होना चाहिए या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर से रिलेटेड होना चाहिए। रेगुलेटेड सेक्टर में देखिए आपको कितने कवर कर रखे हैं, टोटल मिला के 6 इंडस्ट्रीज़ कवर कर रखी है, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, फर्टिलाइज़र और शुगर। टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर और शुगर। वैसे ही टेबल बी की बात कर रहा है उसमें नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है, अराउंड इसमें 33 इंडस्ट्रीज़ हैं। एक बार मैं नीचे आपको बता देता हूँ कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम। यहाँ पे दे रखा है देखिए कि अगर आपको रेगुलेटेड सेक्टर को शॉर्ट में याद करना है तो आप ऐसे याद सकते हो, सेट पीडीएफ, कि मेरे लिए पीडीएफ सेट करो। सेट मतलब एस का मतलब शुगर, ई का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, टी का मतलब टेलीकॉम, पी का मतलब पेट्रोलियम, डी का मतलब ड्रग्स और एफ का मतलब फर्टिलाइजर। अगर आप नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की बात कर रहे हो तो नेट पे सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा बहुत सारा कि नॉन रेगुलेटेड सेक्टर रिलेटेड टू कॉस्ट ऑडिट। लेकिन मैंने कुछ कवर कर रखे हैं, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, रबड़, एडिबल ऑयल, टेक्सटाइल, पेपर, प्लास्टिक, वैसे ही वो भी होते हैं आर्म्स एंड एम्यूनेशन। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हो सकते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हो सकती है। लेकिन मेनली आपको रेगुलेटेड याद रखने हैं क्योंकि देखिए नॉन रेगुलेटेड इतने सारे कहाँ से याद रहेंगे। तो मेरे हिसाब से एग्जाम में अगर आने के चांस भी होंगे तो वो रेगुलेटेड सेक्टर के आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरली बोल रखा है कि अगर आपका जो ओवरऑल टर्नओवर है वो 35 करोड़ या उससे ज़्यादा हो और आप या तो रेगुलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हो या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हो। तो इसके अलावा भी होते हैं अदर्स। तो अगर आप अदर्स से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हो तो तब आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके ऊपर है, मैनेजमेंट के ऊपर है, उसकी मर्जी है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब ऑर्डर दिया कि अगर आपका ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है और आप इन दोनों सेक्टर में से चाहे रेगुलेटेड या चाहे नॉन रेगुलेटेड इनमें से एक का कोई बिजनेस कर रहे हो, टेलीकॉम का बिजनेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग का, शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल्स, फार्मा कंपनीज, ठीक है। इस तरीके से आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो ये हो गया कॉस्ट रिकॉर्ड का। तो जनरली ये किससे रिलेटेड हो गया, रूल 3 से रिलेटेड हो गया। अब देखिए ये जो जनरली रिलेटेड था ना, ये क्या था, एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड था। और एक क्या बोलता है कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड क्या करने पड़ेंगे, मेंटेन करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, CRA 1 भरना पड़ेगा, उसे बोलते हैं मेंटेनेंस। तो ये जनरली जो पार्ट था ये पूरा का पूरा मैंने बताया है क्या था, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड क्या था, ये देखिए। अब बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड बोल रहा है रूल 3। रूल 5 जब बोलोगे तो क्या बोल रहा है, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। एवरी कंपनी अंडर रूल 3 इंक्लूडिंग ऑल यूनिट्स एंड ब्रांचेस देयर ऑफ शैल इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 14 मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड इन फॉर्म CRA 1। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर एप्लीकेशन का पार्ट हो गया कि किन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होगा तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, इनको कॉस्ट रिकॉर्ड को एक फॉर्म में मेंटेन करना पड़ेगा, जिसके लिए क्या है, रूल 5 है। जो रूल 3 से रिलेटेड कंपनीज हैं, जितनी भी यूनिट्स है, ब्रांचेज हैं, उनको अपना फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि किस में बोला, रूल 5 में बोल रखा है। अब रूल 4 किससे रिलेटेड है, कॉस्ट ऑडिट। तो आप पे अगर कॉस्ट रिकॉर्ड का पार्ट अप्लाई हो गया तो जरूरी नहीं कि कॉस्ट ऑडिट अप्लाई हो। कॉस्ट ऑडिट के लिए फिर क्या क्राइटेरिया हो गया कि अगर आप रेगुलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हो और अगर आपका ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, एंड बोल रखा है, एंड का मतलब क्या है, प्लस, क्या बोल रखा है, प्लस, साथ में एग्रीगेट इंडिविजुअल टर्नओवर क्या आपका 25 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। अब आप बोलोगे सर इतना समझ में नहीं आया, तो मैंने एक एग्जांपल कवर किया हुआ है, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। नॉन रेगुलेटेड में क्या बोल रखा है, सेम यही है लेकिन अमाउंट अलग है। तो क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑडिट इफ ओवरऑल टर्नओवर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा। एंड एग्रीगेट, एंड मतलब क्या हो गया, प्लस, एग्रीगेट इंडिविजुअल टर्नओवर जो है वो 35 करोड़ या उससे ज़्यादा, 35 करोड़ या उससे ज़्यादा। ऑल टर्नओवर रेफर्ड अबव आर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर्स, जो भी ये टर्नओवर की बात कर रहा है वो पिछले साल के होने चाहिए। देखिए अगर आपको दिख नहीं रहा तो ये मैंने कर दिया
जूम आउट, अब आप देख सकते हो, आपको पता चल गया कि मैंने ये पर्टिकुलर पार्ट बताया हुआ है। तो यहाँ पे रखना 50 करोड़ ओवरऑल, और एग्रीगेट इंडिविजुअल। आप बोलोगे सर इंडिविजुअल भी बोल रहा है और एग्रीगेट भी बोल रहा है, तो देखिए ओवरऑल का मतलब क्या होता है कि इसमें जनरली जो आपका पार्ट आएगा वो रेगुलेटेड का भी आ जाएगा, नॉन रेगुलेटेड का पार्ट भी आ जाएगा। ठीक है, याद रखना कि आप रेगुलेटेड सेक्टर से रिलेटेड भी हो, ये भी काम कर रहे हो, और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर का भी काम कर रहे हो। तो ओवरऑल टर्नओवर का मतलब क्या हो गया, रेगुलेटेड भी आ गया, नॉन रेगुलेटेड भी आ गया, और अदर्स भी आ गया। अदर्स मतलब इन दोनों के अलावा भी आ गया, तो वो तो हो गया ओवरऑल में। लेकिन यहाँ पे बोल रखा है एग्रीगेट इंडिविजुअल टर्नओवर। तो देखिए मैंने क्या बोला, एग्रीगेट इंडिविजुअल बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल मान के चलिए आपका टेलीकॉम का भी काम है, इलेक्ट्रिसिटी का भी काम है, तो इंडिविजुअल टर्नओवर उन दोनों का टोटल, उसे हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट इंडिविजुअल टर्नओवर। तो सिर्फ रेगुलेटेड सेक्टर से रिलेटेड ये देखना है आपको 25 करोड़ या उससे ज़्यादा। लेकिन जब 50 करोड़ का देखोगे तो उसमें क्या देखोगे, रेगुलेटेड के अलावा जो भी नॉन रेगुलेटेड और जो भी अदर है, तब जाके आप ओवरऑल टर्नओवर की बात करोगे। और एंड का मतलब क्या है, 50 करोड़ से ज़्यादा या 50 करोड़ तक का तो देखना ही है, प्लस आपको ये जो एग्रीगेट इंडिविजुअल जो रेगुलेटेड सेक्टर से रिलेटेड है इसको भी देखना है। और इसमें जब बात करेंगे तो इसमें क्या बोल रहा है, ओवरऑल का मतलब क्या हो गया, नॉन रेगुलेटेड तो है ही, पर उसके साथ रेगुलेटेड भी है और अदर्स भी है। समझ गए, तो नॉन रेगुलेटेड तो है ही, एनआर तो है ही, रेगुलेटेड भी है, अदर्स भी है, तो ओवरऑल टर्नओवर हो गया 100 करोड़ से ज़्यादा। और एग्रीगेट इंडिविजुअल टर्नओवर में क्या बोल रखा है आपको, जो भी नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है तो 33 है, इसमें से मान कर चलो कि आप 3 कोई सी भी इंडस्ट्री ले लो, उनका टोटल कर लीजिए, तो आपको पता है कि अगर उनका टोटल 35 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में आपका कॉस्ट ऑडिट का पार्ट क्या होगा, कंपलसरी होगा। क्योंकि देखिए कॉस्ट रिकॉर्ड तो वैसे ही आपके मेंटेन हो जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल तो वैसे ही ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि नॉन रेगुलेटेड के अलावा आपके रेगुलेटेड भी हैं, अदर्स भी हैं। तो इस तरीके से पार्ट अप्लाई करना है। अगर आपको अभी थोड़ा समझ में नहीं आया तो जैसे मैं एग्जांपल कवर कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया था ये वाला पार्ट कि ये प्रीसीडिंग ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। नोट में क्या बोल रखा है, कॉस्ट रिकॉर्ड कॉस्ट ऑडिट विल नॉट बी एप्लीकेबल इन फर्स्ट ईयर ऑफ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। नई जो भी कंपनी फॉर्म होगी उनके लिए पहले ईयर में एप्लीकेबल नहीं होगा। ये मैंने बता दिया कि जनरली कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं। नॉन रेगुलेटेड में मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए, अगर आपको 33 देखना है तो गूगल पे सर्च कीजिए, आराम से मिल जाएंगे। अब देखिए कॉस्ट रिकॉर्ड से रिलेटेड एग्जाम्पशन कौन से हैं और कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड एग्जाम्पशन कौन से हैं वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या है, एक एग्जांपल कवर कर लेता हूँ, क्योंकि अभी अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा है तो हमारे माइंड में क्या रहेगा, याद रहेगा। देखिए कॉस्ट रिकॉर्ड की एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा है, ऊपर ऊपर आपने पढ़ा था कि वो सारी कंपनीज के लिए जिसमें जनरली क्या आ गया, फॉरेन कंपनीज भी आ गई, अगर वो गुड्स के प्रोडक्शन में या सर्विस के प्रोवाइड करने में लगी हुई है, जिनका पिछले साल जो ओवरऑल टर्नओवर है वो क्या है, 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है, आपने ऊपर देखा था। अब उसमें चाहे मैंने क्या बताया, रेगुलेटेड सेक्टर हो चाहे नॉन रेगुलेटेड सेक्टर हो, तो क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन रेगुलेटेड ऑब्लिक नॉन रेगुलेटेड प्रोडक्ट सर्विस प्लस लास्ट ईयर ओवरऑल टर्नओवर। तो इसका मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट एक तो फैक्टर होना ही चाहिए, यानी एक तो जैसे मान के चलो रेगुलेटेड में शुगर हो गया, और अभी हमने नॉन रेगुलेटेड में देखा था जैसे सीमेंट, ठीक, स्टील देखा था। तो आपको पता है कि जो सीमेंट स्टील की आप बात करो तो देखिए जो शुगर और सीमेंट दोनों में से एक तो होना ही चाहिए। इसके अलावा आपको पता है कि अदर्स कोई सा भी हो, अदर्स का मतलब जैसे क्लोथ्स का बिजनेस हो गया, हर्बल प्रोडक्ट किसने दे दिए, तो यहाँ पे एग्जांपल में कुछ लिए हुए हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, ऊपर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ओवरऑल टर्नओवर का मतलब क्या होता है, रेगुलेटेड प्लस नॉन रेगुलेटेड प्लस अदर्स का पार्ट ये होता है। लेकिन बोल रहा है कि इसमें एक पार्ट तो रेगुलेटेड सेक्टर का होना चाहिए या नॉन रेगुलेटेड का होना चाहिए, तब जाके कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल होंगे। लेकिन जो कॉस्ट ऑडिट अगर आप रेगुलेटेड सेक्टर के लिए बोल रहे हो तो उस केस में हमने क्या देखा था कि लास्ट ईयर का ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा, और एग्रीगेट इंडिविजुअल 25 करोड़ उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो जब आप एग्रीगेट इंडिविजुअल की बात करो तो देखिए शुगर प्लस इलेक्ट्रिसिटी का टोटल टर्नओवर 15 करोड़ है, ऐसे बोल दिया, तो ये देखिए 25 करोड़ से कम है, आ गया ये, ठीक है। लेकिन जब आप टोटल देखोगे ओवरऑल, क्या देखोगे ओवरऑल, तो उस केस में क्या पता कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल हो लेकिन कॉस्ट ऑडिट नहीं एप्लीकेबल होगी। तो अभी आपको एग्जांपल के थ्रू पता चल जाएगा। अब देखिए कॉस्ट ऑडिट नॉन रेगुलेटेड में क्या बोल रहा है कि ओवरऑल टर्नओवर 50 की जगह डबल 100 करोड़ मोर है, प्लस एग्रीगेट इंडिविजुअल में आप 35 करोड़ और मोर कवर करोगे। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे आपको 5 सिचुएशन कवर करके दे रखी है, आप एक एक सिचुएशन देखिए, उसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको क्या कर देता हूँ, देखिए वैसे तो आपको दिख ही जाएगा मेरे हिसाब से, अब ठीक है, समझने के हिसाब से, थोड़ा सा समझने के हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा। और हाँ, इससे पहले मैं ऐड कर दूं, यूट्यूब पे ऐड आती है जैसे, वैसे मैं अपनी ऐड कर सकता हूं। तो देखिए 1500 हमारी फ़ीस है व्हाट्सएप ग्रुप की, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे सेकंड यूनिट मान के चलिए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की आप पढ़ रहे हो, तो अराउंड 80 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। फर्स्ट में आपकी 40 वीडियोज़ हैं,
सिक्स्थ आप BMNHRM की बात करोगे तो 45 अराउंड वीडियोज़ है, इस तरीके से आपको मिल जाएगी। और उसके साथ PDF भी आपको मिल जाएगी। और इन वीडियोज़ के साथ साथ जो मैंने 80 से ज़्यादा बोली, इनके साथ आपको क्या है इसी के अंदर, यानी टोटल मिला के जो 80 वीडियो हैं उससे ज़्यादा हैं या 40 वीडियोज़ हैं, इसमें आपको MCQs भी मिल जाएंगे जो कि पास्ट ईयर से रिलेटेड है, जो कि 2012 या 2011 से लेकर 2019 के सारे आपके कवर हैं। और जैसे जैसे आगे क्या हो जाएगी, अपनी वीडियोस कवर होती जाएंगी, जैसे एग्ज़ाम होते जाएंगे और तो हम क्या करेंगे और MCQs ऐड करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट MCQs भी होते जाएंगे जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होता जाएगा। तो देखिए आपकी तो क्या है 1500 में आपके चांस है 150 रुपीज़ ओनली पर यूनिट के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो आपके बहुत कम चार्जेस लग रहे हैं, इंडिविजुअल मिले आपको नहीं मिलेगी, आपको 1500 पूरे के पूरे एक साथ देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से आपको पूरी की पूरी 10 यूनिट से रिलेटेड वीडियोस PDF प्रोवाइड हो जाएगी। PDF आपकी हमेशा के लिए है, जबकि वीडियोस का जो आपका पार्ट है वो आपका 6 मंथ के लिए कवर रहेगा। आप 6 मंथ तक वो वीडियोस कभी भी आराम से देख सकते हैं, कितने भी टाइम देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी एग्जांपल के पार्ट में कवर किया, सिचुएशन आपको पता है। अब मैं पहली सिचुएशन देख रहा हूँ जिसमें बोल रहा है कि रेगुलेटेड सेक्टर से रिलेटेड आपका शुगर का काम है और इलेक्ट्रिसिटी का। तो देखिए ये आ गया एग्रीगेट इंडिविजुअल। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा, ये 15 बोल दिया। नॉन रेगुलेटेड देखिए सीमेंट प्लस एडिबल ऑयल, ये एग्रीगेट इंडिविजुअल आ गया। नॉन रेगुलेटेड का कितना 15 आ गया। अब देखिए अदर का क्लोथ और हर्बल का टोटल मिला के 30 है, 10 + 20। तो देखिए 15 + 30 कितना हो गया 60 करोड़ हो गया, ठीक है। अब देखिए कि आपको कैसे रखना है। कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए मैंने क्या बोला 35 करोड़ से ज़्यादा। और जब मैंने आपको क्या बोला कॉस्ट ऑडिट के लिए, तो उसमें क्या बोला अगर रेगुलेटेड सेक्टर का पार्ट है तो आप क्या बोलोगे 50 25, ठीक है। और 100 के लिए क्या बोलोगे 100 35। वो कब होगा नॉन रेगुलेटेड के लिए होगा 50 25 100 35, जनरली यही था, ठीक है। ये देख सकते हैं 50 25 100 35, ये कॉस्ट ऑडिट के लिए था। और कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए था आपका 35 करोड़ या उससे ज़्यादा का ओवरऑल टर्नओवर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर उसमें एक रेगुलेटेड हो या चाहे एक नॉन रेगुलेटेड हो, लेकिन अपने तो दो हैं आराम से, तो ओवरऑल देखो कितना है 60, जो कि 35 करोड़ या उससे ज़्यादा आ रहा है। तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, यस। कॉस्ट ऑडिट बताइए करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं एग्रीगेट इंडिविजुअल की बात कर रहा था, तो आपको मैंने क्या बताया 25 से ज़्यादा, और यहाँ पे क्या होना चाहिए 35 से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब नॉन रेगुलेटरी की बात करेंगे तो ओवरऑल में 100 होना चाहिए था। और अगर मैं एग्रीगेट की बात करूँगा सॉरी रेगुलेटेड की बात करूँगा, तो रेगुलेट में क्या बताया मैंने ओवरऑल 50 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। तो ओवरऑल 50 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन 15 करोड़ या 25 करोड़ या उससे ज़्यादा नहीं है, उससे कम ही है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकते। आप चाहे ऊपर एक बार देखना ये वाला पॉइंट देखिए 50 करोड़ या उससे ज़्यादा ओवरऑल मतलब 60 हो गया। एग्रीगेट इंडिविजुअल कितना है 25 करोड़ और मोर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं रेगुलेटेड सेक्टर से रिलेटेड कितना है सिर्फ 15 है, जो कि 25 से कम है। तो कॉस्ट ऑडिट नो, ऐसे आ गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है आपको 42nd सिचुएशन में, यहाँ पे दिख रहा है आपको 15 नॉन रेगुलेटेड का, ठीक है। तो वैसे 55 हो गया, 55 + 30 अदर्स का, तो टोटल मिला के कितना हो गया 85। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कॉस्ट रिकॉर्ड, यस, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट ऑडिट में क्या बोला कि आपका 50 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए और रेगुलेटेड सेक्टर का क्या होना चाहिए 25 करोड़ और मोर होना चाहिए। तो 50 करोड़ से ज़्यादा ओवरऑल में, और रेगुलेटेड का क्या हो गया 25 करोड़ से ज़्यादा हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कॉस्ट ऑडिट इसके लिए क्या है कंपलसरी है। क्या है कंपलसरी है। अब देखिए रेगुलेटेड में तीसरी सिचुएशन में 15 है, या कितना है 55, और यहाँ देखिए 50, तो टोटल मिला के 120। तो मैंने जब भी नॉन रेगुलेटेड, क्योंकि रेगुलेटेड में तो देखिए 25 करोड़ से कम आ रहा है, तो कॉस्ट ऑडिट का पार्ट तो लगेगा ही नहीं। कॉस्ट रिकॉर्ड तो लग जाएगा रखना, क्योंकि कॉस्ट रिकॉर्ड में जनरली क्या बोलता है 35 करोड़ या उससे ज़्यादा, ये तो 120 करोड़ है आराम से। अब आ गया कॉस्ट ऑडिट में पहली सिचुएशन देखिए वो रेगुलेटेड से रिलेटेड है, तो वो तो नहीं आ रही। लेकिन नॉन रेगुलेटेड से रिलेटेड देखिए जिसमें क्या बोलता है कि 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का ओवरऑल टर्नओवर होना चाहिए, और इंडिविजुअल एग्रीगेट जो भी नॉन रेगुलेटेड का है वो 35 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए 55 है, तो कॉस्ट ऑडिट भी अप्लाई होगी, यस, समझ गए। इस तरीके से आपको कवर करना है। अब यहाँ पे देखिए कितना है 40, यहाँ पे देखिए कितना है ये 55, और यहाँ पे कितना है ये 50, टोटल मिला के कितना हो गया 145। तो कॉस्ट रिकॉर्ड तो यस है। अब कॉस्ट ऑडिट का आप देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, नीचे यहीं पे दे रखा है सिंपल पार्ट। तो देखिए ये ओवरऑल टर्नओवर का था, जिसमें क्या बोल दिया रेगुलेटेड का भी है, नॉन का भी, अदर्स का है, सारा मिला के था। अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट रिकॉर्ड क्या बोल दिया ओनली रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड, तो यस 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 यस, क्योंकि आपको पता है कि ओवरऑल टर्नओवर जो भी है वो 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और उसमें एक कोई रेगुलेटेड सर्विस होनी चाहिए या रेगुलेटेड इंडस्ट्री होनी चाहिए या नॉन रेगुलेटेड इंडस्ट्री होनी चाहिए, जो कि आपको पता है कि आपके केस में दो हैं दोनों केसेस में, ठीक है।
कॉस्ट ऑडिट देखिए, यहाँ पे नो बोल दिया, यहाँ पे यस बोल दिया, यहाँ पे नो बोल दिया, यहाँ पे यस बोल दिया, यस बोल दिया। यहाँ पे देखिए जनरली कॉस्ट ऑडिट रेगुलेटेड के लिए नो बोला है, लेकिन नॉन रेगुलेटेड के लिए यस बोला है, क्योंकि नॉन रेगुलेटेड में आप देख लेना कि 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो रहा होगा, एक तो चीज़ ये। और दूसरा पार्ट वैसे 50 करोड़ या उससे ज़्यादा भी हो रहा है रेगुलेटेड के लिए, लेकिन रेगुलेटेड से रिलेटेड जब आप इंडिविजुअल देखोगे ना तो वो नहीं अप्लाई हो रहा होगा। इसलिए तो देखिए आप खुद देख सकते हो, रेगुलेटेड के लिए इंडिविजुअल एग्रीगेट कम है, 25 करोड़ या उससे कम है, जबकि नॉन रेगुलेटेड के लिए 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो कॉस्ट ऑडिट है वो नॉन रेगुलेटेड की वजह से क्या हो गई, अप्लाई हो गई, यस हो गई। तो रेगुलेटेड की वजह से नहीं हो पाई, लेकिन नॉन रेगुलेटेड की वजह से अप्लाई हो गई। यहाँ पे दोनों ही यस है, क्योंकि दोनों में ही मेरे हिसाब से ज़्यादा पार्ट आ रहा है, ठीक है, देख लेना एक बार। और यहाँ पे देखिए यस बोल रखा है और नॉन रेगुलेटेड के हिसाब से नो बोल रखा है। मेरे हिसाब से इसलिए बोल रखा होगा क्योंकि यहाँ पे आपको कवर कीजिए, हाँ ये देखिए ये 120 आ रही है, जो कि 25 करोड़ या उससे ज़्यादा आ रही है। और जब आप टोटल देखोगे तो ओवरऑल टर्नओवर आपका क्या जा रहा है, एक तरीके से 50 करोड़ से ज़्यादा जा रहा है, 50 करोड़ या उससे ज़्यादा। क्योंकि जब भी हमने रेगुलेटेड का पार्ट कवर किया था तो हमने क्या बोला था, ये वाला केस आएगा कॉस्ट ऑडिट का, ये वाला रेगुलेटेड के केस में। तो हमें नॉन रेगुलेटेड का सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी ये भी सोचोगे तो 100 करोड़ से ऊपर ही आ रहा है और तब भी आपका एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन हमें रेगुलेटेड के हिसाब से सोचना है। तो एक बार ढंग से सोचिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए मेरे को क्या है कि ये एग्जाम्शन के पार्ट भी बताने हैं थोड़े से, तो अभी रुकिए, मैं एक बार आपको ऊपर एग्जाम्शन की थ्योरी बता देता हूँ, जिसके थ्रू आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है एग्जाम्शन फ्रॉम कॉस्ट रिकॉर्ड और एग्जाम्शन फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट। तो ये बोला नथिंग शुड अप्लाई टू फॉरेन कंपनीज हैविंग लाइसेंस ऑफिस इन इंडिया। देखिए जनरली क्या है कि जो फॉरेन कंपनीज है वो प्रोडक्शन में नहीं लगी हुई, ये बोल सकते हैं, कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में नहीं लगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बोल रहा है, कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी में नहीं लगी हुई, बस वो एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बना के बैठी हुई है, मतलब एक ऑफिस खोल के बैठी है, जो कि क्या कर रही है, इंडिया के एंटिटी और जो उसका फॉरेन एक तरीके से जहाँ पे भी ब्रांच या हेड ऑफिस है बोल सकते हैं, उसके बीच में कम्युनिकेट करने का काम कर रही है। जैसे इंडिया में कोई एंटिटी है और फॉरेन से रिलेटेड कोई ऑफिस हो गया या बाहर का कोई हेड ऑफिस ही हो गया, उनके बीच में कम्युनिकेट करने के लिए आपने यहाँ पे क्या कर दिया, लाइसेंस ऑफिस क्रिएट कर दिया। तो बस वो कम्युनिकेशन का काम कर रहा है, वो फॉरेन कंपनी कोई प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग जो बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ट्रेडिंग एक्टिविटी वो नहीं कर रही। फिर आपको बोला नॉट एप्लीकेबल टू कंपनी विच क्लासिफाइड एज माइक्रो और स्मॉल एज पर MSMED एक्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। तो उसमें क्या बोल दिया, नॉट एप्लीकेबल टू कंपनी विच क्लासिफाइड एज माइक्रो और स्मॉल, नो एग्जाम्शन टू मीडियम एंटरप्राइजेज। इसका मतलब क्या है, मीडियम एंटरप्राइज भी कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑडिट के प्रोसीजर लगेंगे, लेकिन माइक्रो और स्मॉल पे एक तरीके से क्या है, एग्जाम्शन का पार्ट है। कॉस्ट रिकॉर्ड का बोल दिया एग्जाम्शन का, तो यहाँ पे ये देख लीजिए कॉस्ट रिकॉर्ड से रिलेटेड बोल रखा है, मीडियम पे नहीं अप्लाई होगा, यानी मीडियम को कॉस्ट रिकॉर्ड एक tरीके से करने पड़ेंगे अगर उनका ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज़्यादा का हो जाता है, जो आपने भी कवर कर लिया। फिर आपको बोल रहा है इफ़ हुज रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड 75% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू, कि आपका जो भी आपने ओवरऑल रेवेन्यू की बात करी है, ओवरऑल टर्नओवर की बात करी, उसमें 75% या उससे ज़्यादा का हिस्सा किससे रिलेटेड है, फॉरेन एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। इफ़ हुज रेवेन्यूज फ्रॉम एक्सपोर्ट इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड 75% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू, एक्सपोर्ट की बात कर रहा है एक तरीके से, तो मान के चलिए जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 100 करोड़ है, 100 करोड़ ओवरऑल टर्नओवर है, उसमें से 75% मतलब 75 करोड़ या उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट है, ये बोल दिया, जो कि फॉरेन एक्सचेंज में है। तो तब क्या होगा, कॉस्ट ऑडिट का पार्ट एक तरीके से एग्जम्प्ट हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से बोल दिया विच इज़ ऑपरेटिंग फ्रॉम ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन से ऑपरेट कर रहे हो तो कॉस्ट ऑडिट की एग्जाम्शन है, तो एक ही एग्जाम्शन हो गई जिसमें एक्सपोर्ट आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बाहर के थ्रू है, एक तरीके से फॉरेन के थ्रू बोल दिया, और एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पार्ट आ गया। और यहाँ पे बोल रहा है कि रूल 4 वन मोर एग्जाम्शन फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट, अर्लियर देयर वर 2, पहले क्या थी, सिर्फ 2 थी। तो अगर आप किसी की पुरानी वीडियोज़ देखोगे, मेरे हिसाब से जब भी अप्लाई हुआ, अगर आप बहुत पुरानी वीडियोस देखोगे तब जनरली आपको 2 ही एक तरीके से एग्जाम्शन के पार्ट दिखेंगे, लेकिन अगर आप रिसेंट की देखोगे अभी तो उसमें जनरली आपको क्या दिख जाएंगे, 3 दिख जाएंगे। तो ये तीसरा क्या बोल रहा है, कह रहा है नाउ इट्स टोटल 3, तो 2 तो ये हो गए और ये तीसरा जो मैं बता रहा हूँ, कंपनी विच इज़ एंगेज इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन थ्रू कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट। देखिए अब ये कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट क्या होता है, एक तरीके से ऑटो प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं इसको, एम्बेडेड जनरेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो भी इंडस्ट्री होती है ना वो खुद ही एक तरीके से खुद के ओन यूज़ के लिए ये पर्टिकुलर जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस करने का काम करती है।
यानी आप ये बोल सकते हो कि जिनको पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो क्या करती है, एक तरीके से जो भी अपना पर्टिकुलर इंडस्ट्री का काम होता है, जैसे मैंने बोल दिया कि स्टील प्लांट हो गया, एल्यूमिनियम स्मेल्टर नाम से कंपनीज हो गई, केमिकल प्लांट्स हो गए, तो वो जनरली क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, खुद ही कैपेटिव जनरेटिंग प्लांट एक तरीके से क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो बोले कंपनी विच इज़ एंगेज इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैपेटिव कंजम्पशन थ्रू कैपेटिव जनरेटिंग प्लांट। इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी नहीं है कि जो कि किसी को ट्रांसमिट कर रही है, किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो खुद के यूज़ के लिए ही काम कर रही है, खुद के इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ही यूज़ में ले रही है। For the purpose, the term captive generating plant shall have the same meaning as assigned in Rule 3 of the Electricity Rule 2005। तो एक बार आप देख लेना, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ जिससे आपको सही लगे। हाँ अब ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट का मतलब क्या है, 26% और मोर ऑफ ओनरशिप विथ कैप्टिव यूजर्स एंड 51% और मोर पावर यूज बाय कैप्टिव यूजर्स। तो ये बोल रहा है कि जो ओनरशिप है वो किसके पास रहेगी, कैपेटिव यूजर्स के पास रहेगी 26% या उससे ज़्यादा, और जो पावर यूज़ किया जा रहा है वो 51% या उससे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है कैप्टिव यूज़र के द्वारा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जा रहा है, ये बोल दिया। अब ये न्यूमेरिकल मैंने आपको बता ही दिया, जिसके थ्रू आपको आइडिया हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये लास्ट बताना था आपको। तो ये बोल रहा है अगर सेकंड सिचुएशन में मानिए, सेकंड सिचुएशन आपने जो देखी, तो आप देख सकते हो कि उसमें क्या बोल रहा है कि रेगुलेटेड के लिए 40 करोड़ था, नॉन रेगुलेटेड के लिए 15 करोड़, तो टोटल कितना हो गया 55, प्लस आपका अदर्स के लिए था 30, तो टोटल मिला के हो गया 85। अब ये बोल रहा है कि अगर 85 में आप ज़्यादा जो करते हो एक्सपोर्ट क्या करते हो, बाहर करते हो, मतलब 70 करोड़ का एक्सपोर्ट आपने बाहर किया। अब कैलकुलेटर आपके पास, तो 70/85 इंटू 100 करके देखना, तो कितना निकल के आएगा, 82.35% निकल के आ जाएगा। तो वो 75% से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर हमने एग्जाम्शन के केस में यही बताया था। तो ये बोल रहा है कि 82.35% निकल के आ रहा है एक्सपोर्ट। तो उस केस में बोल रहा है कि एग्जाम्शन कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड होगा या नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे, यस। तो देखिए पहले मैंने क्या सिखाया आपको कि कॉस्ट ऑडिट इसकी होगी, लेकिन बाद में जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताया, तो आप क्या बोलूँगा कि इसकी कॉस्ट ऑडिट नहीं होगी और ये एग्जाम्प्ट है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपोर्ट कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा बार, ठीक है। इसी तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पार्ट आपका आ गया। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन 40 करोड़। तो आप देख सकते हैं ये शायद इसका ओवरऑल 120 था, तो 40/120 इंटू 100 करेंगे तो 33.33 आ रहा है। इसमें कोई परसेंटेज का पार्ट नहीं था, यहाँ पे बोला था विच इज़ ऑपरेटिंग फ्रॉम ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये मान के चलिए कि अगर ये कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन से ऑपरेट कर रही है, तो उस केस में एग्जाम्शन होगा कि हाँ, एग्जाम्शन हो जाएगा। उसी तरीके से बोल रहा है कि कैपेटिव जनरेटिंग प्लांट है, तो उस केस में एग्जाम्शन होगा क्या, हाँ होगा। तो पाँचवें केस में क्या बोल सकते हो कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी थी, या ये बोल रहा है कि रेगुलेटेड सेक्टर से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी थी जो कि खुद के यूज़ के लिए करती है या कोई और बिजनेस भी करती है, ये आ गया। तो उस केस में देखिए बोल रहा है कि अगर कैपेटिव जनरेटिंग प्लांट है, तो उस केस में एग्जाम्शन का पार्ट आपका आ गया। कॉस्ट ऑडिट क्या बोल रहा है, कौन कर सकता है, मैंने आपको क्या बताया, प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, लेकिन इसमें कौन होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग CWA। जब हम स्टेचुटरी ऑडिट की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट की बात करते हैं, ठीक है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होती है। ये किससे रिलेटेड होती है, ये कॉस्ट रिकॉर्ड से रिलेटेड होती है। वहाँ पे CA इन प्रैक्टिस, यहाँ पे क्या है CWA या CMA। आपको मैंने बताया था ICWAI पहले बोलते थे, तो उसके लिए अकाउंटेंट को क्या बोलेंगे, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। अब क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अगर आप चाहो तो सिंपली कॉस्ट अकाउंटेंट बोल सकते हो, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। दिस क्वालिफिकेशन ऑफ 141 आर एप्लीकेबल। तो अगर आपने मेरे ये जो PDF है इससे रिलेटेड जब मैंने बताया था, एक मिनट, ये देखिए ये आ गया एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स का पार्ट। तो ये मैंने आपको स्टेचुटरी ऑडिट के केस में बताया था, जिसमें क्या बताया था, एलिजिबिलिटी क्या होती है, इंडिविजुअल ऑडिटर क्या होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। इसी तरीके से जो फॉर्म होनी चाहिए उसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर क्या होने चाहिए, इंडिया में प्रैक्टिस करते हुए होने चाहिए, ये आ गया। और LLP में भी यही बोल दिया था, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर आप क्या बोल सकते हो, यानी सिर्फ जो पार्टनर है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होंगे, साइन करेंगे या एक तरीके से एक्ट करेंगे, ऑथोराइजेशन उनके पास होगा। फिर आपने यहाँ पे जो दे रखा था कि पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटिंग एज एन ऑडिटर, तो डिसक्वालिफिकेशन का जो पार्ट था वो सारा का सारा जो पार्ट है जो स्टेचुटरी ऑडिटर के केस में लग रहा है, वही कॉस्ट ऑडिटर के केस में लगेगा। तो एक बार जाके चेक कर लेना वापस से अगर आपने नहीं पढ़ा। फिर बोल रहा है कंपनी ऑडिटर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज कॉस्ट ऑडिटर। तो देखिए अभी अभी मैंने बताया था जो स्टेचुटरी ऑडिटर है वो कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता, क्योंकि वो फाइनेंशियल ऑडिट कर रहा है। अब वो कॉस्ट ऑडिट नहीं करेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट के लिए अलग से कॉस्ट अकाउंटेंट जरूरी है, जो कि इनसे रिलेटेड पास है। CWA एग्ज़ाम या CMA जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद उन्होंने क्या कर रखा है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले रखा है। दिस ऑडिट इज़ इन एडिशन टू कंपनी फाइनेंशियल ऑडिट, बोल दिया।
तो ये अलग से एक्स्ट्रा होती है। तो फाइनेंशियल ऑडिट तो होती है पर साथ साथ कॉस्ट ऑडिट भी होती है। अगर आपने ऊपर कंपनी से रिलेटेड पार्ट देखे कि वो रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड, जनरली इन सेक्टर में आ रहे हैं। अब आ रहा है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर का पार्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, कि जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है, जैसे मैंने बोल दिया कि 1 अप्रैल 20 की बात कर रहा हूँ, 1 अप्रैल 20 से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो उसके 180 दिन के अंदर आपको कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना जरूरी है। तो बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी क्या करेगी, 180 दिन के अंदर जो भी फाइनेंशियल ईयर कमेंस हो रहा है उसके 180 दिन के अंदर कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगी। फिर देखिए उनको इंटीमेट करेगी कि इसको एक तरीके से बताएगी, किसको देगी, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी, ये बोल रहा है। तो जनरली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही बोल रखा होगा, हाँ नोटिस दे देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, आगे कवर कर लेंगे, जिसमें जनरली बोल रहा है कि विच एवर इज अर्लियर का केस है। पर एक बार ये देख लेते हैं कि सर्टिफिकेट का कंटेंट क्या होगा। तो बोल रहा है बिफोर अपॉइंटमेंट टेक रिटर्न कंसेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर टू सच अपॉइंटमेंट एंड ए सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम अमेंडमेंट, ये बोल दिया। अब देखिए क्या बोल दिया कि थोड़ा सा चेंजेस हुआ, उसमें क्या बोल दिया कि कॉस्ट ऑडिटर की कंसेंट की ज़रूरत होती है एक तरीके से, कि हाँ वो कॉस्ट ऑडिटर ऑडिट करने के लिए तैयार है, तो एक तरीके से उससे सर्टिफिकेट मांग लिया गया कि उसकी कंसेंट है। कंटेंट ऑफ सर्टिफिकेट क्या है, द इंडिविजुअल और द फर्म एज द केस मे बी इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट अंडर द एक्ट, द कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959, 23 ऑफ 1959। तो ये जनरली बोल रहा है कि जो भी सेक्शन है 23 ऑफ 1959 उसके अकॉर्डिंग वो डिस्क्वालीफाइड नहीं हो, एंड द रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर द इंडिविजुअल फर्म एज द केस में बी सेटिस्फाई द क्राइटेरिया प्रोवाइडेड इन सेक्शन 141 ऑफ द एक्ट सो फार एज में बी एप्लीकेबल। मतलब जो अभी मैंने आपको बताया कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर का पार्ट, कि एक वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि या तो वो इंडिविजुअल है या वो एक तरीके से क्या ऑडिट फर्म है, उसने 5 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं लिया हुआ होना चाहिए, सिक्योरिटीज़ के पार्ट में 1 लाख से ज़्यादा की सिक्योरिटीज़ का पार्ट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से मैंने बहुत सारी उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के पार्ट आपको कवर करवाए थे। रिलेटिव का पार्ट भी आपको बताया था, तो वो ज़रूर एक बार कवर कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, द प्रपोज अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट लेट डाउन बाई और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे बोल दिया कि वो 180 दिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो जनरली उसके अंदर ही कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। द लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कॉस्ट ऑडिटर और ऑडिट फर्म और एनी पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म पेंडिंग विद द रेस्पेक्ट टू प्रोफेशनल मैटर्स ऑफ कंडक्ट एज डिस्क्लोज इन द सर्टिफिकेट इज ट्रू एंड करेक्ट। देखिए इसमें बोल रहा है कि जब इससे सर्टिफिकेट मांगा गया था, तो जिससे भी जो भी बोल रहा है कि अगर कोई भी प्रोसीडिंग की लिस्ट है उसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, कॉस्ट ऑडिटर यानी इंडिविजुअल ऑडिटर या ऑडिट फर्म के अगेंस्ट, तो जो भी प्रोफेशनल मैटर से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स हैं वो उसने ट्रू बता दी हो एक ढंग से, एक तरीके से। क्योंकि अगर उसके ऊपर कोई केस वेस का पार्ट चल रहा है और उसने नहीं बताया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर वो मैटरल फैक्ट छुपा रहा है एक तरीके से, फ्रॉड करना चाहता है, जनरली ऐसे भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे यही कवर कर रहा है। अब देखिए बोल रहा है कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल विद इन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर अपॉइंट ए कॉस्ट ऑडिटर। ये आ गया। अब देखिए जैसे ही आपने अपॉइंट कर दिया तो क्या बोल रहा है, एवरी कंपनी शैल इन्फॉर्म द कॉस्ट ऑडिटर कंसर्न ऑफ हिज और इट्स अपॉइंटमेंट एज सच एंड फाइल ए नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद इन द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए इसमें ये बोल रहा है कि हर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में, और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ क्या करना पड़ेगा, नोटिस फाइल करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द बोर्ड मीटिंग इन विच सच अपॉइंटमेंट इज मेड, और within a period of 180 days of the commencement of financial year whichever is earlier through electronic mode in form CRA2 along with the fee as specified। तो अब देख सकते हैं क्या बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस दे देंगे हम, और जो नोटिस देंगे वो कब देंगे, ये बोल रहा है विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द बोर्ड मीटिंग, या तो ये बोल रहा है विद इन ए पीरियड ऑफ 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच इज earlier। क्योंकि आप सोच सकते हो कि उसको अपॉइंटमेंट की हमने डेट भी क्या बोली कि 180 दिन के अंदर वो अपॉइंट हो जाना चाहिए। तो अगर मान के चलिए कि 1 अप्रैल 20 से लेके हमें 180 दिन गिनते हैं, तो अराउंड मेरे हिसाब से 27 सितंबर तक का पार्ट आ रहा है, एक बार आप काउंट कर लेना। तो उसके बीच में अगर वो देखिए जैसे 31 मई को अपॉइंट हो गया ना, तो ये बोल रहा है कि बोर्ड मीटिंग के 30 दिन के अंदर, तो जब भी वो अपॉइंट हुआ उसके 30 दिन के अंदर, या ये बोल रहा है कि जो 27 सितंबर यानी 180 डेज कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर उसके 180 दिन मतलब 27 सितंबर से पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस दे देना पड़ेगा। किसमें, फॉर्म CRA2 में। अब CRA1 किससे रिलेटेड था, आप भूल गए होंगे, वो मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड से रिलेटेड था। आपको पता है कि एप्लीकेशन हुई, किस पे एप्लीकेशन हुई, कंपनीज़ पे, कौन सी कंपनीज़ पे, रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की कंपनी पे, कि उनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। अब मेंटेनेंस का पार्ट है वो किस फॉर्म में भरेंगे, CRA1 में, और यहाँ पे क्या बोल दिया CRA2 में,
ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पार्ट आ गया। इस तरीके से आप याद रखिए। अब देखिए बोल रहा है कि जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है उसके लिए फॉर्म क्या आएगा, ये बोल रहा है CRA 3 और CRA 4, जनरली 2 फॉर्म आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है द कॉस्ट स्टेटमेंट इंक्लूडिंग अदर स्टेटमेंट टू बी एनेक्स टू कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट shall be approved by the board of director before they are signed on the behalf of the board by any of the director authorized by the board or for submission to the cost auditor to report thereon। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल पार्ट है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आपको बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट रहता है, अगर आप फाइनेंशियल ऑडिट का पार्ट देखते हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन चेक कर रहा है, इंडिपेंडेंट जो भी फाइनेंशियल ऑडिटर है, यानी जो भी स्टेचुटरी ऑडिटर है या जो भी लीगल ऑडिटर है वो चेक कर रहा है, आपको पता है। वैसे यहाँ पे क्या हो गया, कॉस्ट ऑडिटर क्या करेगा, जो भी कॉस्ट स्टेटमेंट है वो मंगाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रही है कंपनी, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो साइन कर रही है इन कॉस्ट स्टेटमेंट पे कि हमारे हिसाब से ये सही है, बिल्कुल अरेंज किए हुए हैं और इसको किसी ने भी एक तरीके से मैनिपुलेट नहीं किया हुआ। तो हम आपको ये क्या कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, जिसको एक तरीके से आप प्रॉपर चेक कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑडिट रिपोर्ट दीजिए। ये हो गया। तो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने अपना कॉस्ट स्टेटमेंट कह रहा है इंक्लूडिंग अदर स्टेटमेंट, इसके अलावा जो भी स्टेटमेंट है, देखिए जैसे कॉस्ट शीट होती है आपको पता है, उसके अलावा बहुत सारी अलग अलग कॉस्टिंग अगर आप मेंटेन करते हो तो उसके डॉक्यूमेंट होते हैं। आपने मेटल से रिलेटेड अलग मेंटेन किया है, मेटल का बिन कार्ड होता है, मेटल का रिलेटेड क्या होता है, स्टोर रजिस्टर होता है, तो उनसे रिलेटेड कुछ कॉपीज़ हो गई, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए, कुछ एनेक्सर हो गए, वो आपने क्या कर दिया, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के लिए सामने वाले ऑडिटर को दे दिया। तो उसके लिए आपने क्या करा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने साइन किया, ठीक है, यानी एक तरीके से ऑथराइज कर लिया और सबमिट कर दिया किसको, कॉस्ट ऑडिटर को, ताकि वो उस पर रिपोर्ट दे सके। ये बोल दिया, अभी रिपोर्ट नहीं दिया तो आपने कंपनी ने कॉस्ट स्टेटमेंट ऑडिटर को दिया। अब बोल रहा है एवरी कॉस्ट ऑडिटर हु कंडक्ट्स एन ऑडिट ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ ए कंपनी शैल सबमिट द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अलॉन्ग विथ हिज और इट्स रिजर्वेशन और क्वालिफिकेशन और ऑब्जर्वेशन और सजेशंस इफ एनी इन फॉर्म CRA 3। तो आप देख सकते हो ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट फॉर्म बोल रखा है 3, इसमें क्या हो गया, कॉस्ट रिपोर्ट दे रहा है अपनी, वो जैसे हम बोलते हैं ना ऑडिट रिपोर्ट, तो वैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर रहा है कौन, ऑडिटर, कि मैंने जो कॉस्ट रिकॉर्ड है चेक कर लिए, उस पर अपना मैंने क्या कर दिया, ओपिनियन दे दिया है। ओपिनियन का मतलब क्या हो गया, क्लीन रिपोर्ट, जो भी अनक्वालिफाइड है या क्वालिफाइड पार्ट की कुछ गड़बड़ है, कुछ मैटेरियल इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, कुछ परवेसिव इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है जो कि पूरे के पूरे क्या कर रही है, रिकॉर्ड्स पे एक तरीके से इम्पैक्ट डाल रही है, या कुछ ऑब्जर्वेशन मैंने देखी, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक तरीके से क्या करेगा, उसमें रिपोर्ट में डाल देगा। Every cost auditor shall forward his duly signed report to the board of director of the company within a period of 180 days from the closure of the financial year to which the report relates, and the board of directors shall consider and examine such report, particularly any reservation or qualification contained therein। तो देखिए जो ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट साइन करी और किसको दे दी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दी। तो जनरली बोल रहा है कि मान के चलिए कि 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 से रिलेटेड जो भी उसने क्या करी, ऑडिट करी। तो अब ये बोल रहा है कि जैसे ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ तो उसके 180 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो ऑडिट रिपोर्ट है इसकी एक तरीके से क्या कर देगा, इसको सबमिट कर देगा। कह रहा है टू विच द रिपोर्ट्स रिलेट एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंसीडर एंड एग्जामिन सच रिपोर्ट। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे, कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि जो भी रिजर्वेशन क्वालिफिकेशन दी गई है वो सही दी गई है, नहीं दी गई है, एक तरीके से उनको क्या लग रहा हो कुछ गलत दी हो। लेकिन देखिए कॉस्ट ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट है, वो अपने हिसाब से चेक कर रहा है, तो उसने तो प्रॉपर क्या कर रखी होगी, अपनी स्किल और नॉलेज के हिसाब से ही दी होगी। एवरी कंपनी कवर्ड अंडर दीज रूल शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। क्योंकि देखिए आप सोचिए कि ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दी 180 दिन के अंदर। अब कंपनी क्या करेगी, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगी। कौन सा फॉर्म आ जाएगा, CRA 4 आ जाएगा। तो बोल रहा है एवरी कंपनी कवर्ड अंडर दीज रूल शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ए कॉपी ऑफ द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फर्निश द सेंट्रल गवर्नमेंट विद सच रिपोर्ट along with full information and explanation on every reservation और qualification content therein। क्योंकि ऑडिटर ने क्या कर रखा है, उसमें कुछ ना कुछ रिमार्क दिया हुआ है, कुछ ना कुछ ओपिनियन दी हुई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांगेगा। तो कंपनी क्या करेगी, 30 दिन के अंदर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की जो कॉपी है, जो भी रिसिप्ट हुई, उसके 30 दिन के अंदर रिपोर्ट करेगा किस फॉर्म में, CRA फॉर्म में, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगा 30 दिन के अंदर, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेगा जो भी पर्टिकुलर ऑडिटर ने रिमार्क दिया है या क्वालिफिकेशन अनक्वालिफाइड जो भी रिपोर्ट दी है उससे रिलेटेड। अब वो किस में देगा, इन XBRL फॉर्मेट में, जिसे हम बोलते हैं एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज फॉर्मेट। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये फॉर्मेट है, इसमें जनरली देना पड़ेगा।
फिर आपको बोल रहा है प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज विच हैव गोट एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑफ होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग अंडर सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 मे फाइल फॉर्म CRA 4 विद इन रिजल्टेंट एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसका मतलब अगर उनको टाइम मिल गया है कि वो एनुअल जनरल मीटिंग को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो भी वो फॉर्म CRA 4 की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट बोल रहा है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फाइलिंग की रिपोर्ट जो सबमिट करने के लिए बोल रखा है, जैसे ही वो टाइम मिल जाएगा उसका एक्सटेंडेड का, उसके बाद वो आराम से क्या कर सकता है, फॉर्म को फाइल कर सकता है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको बस ऊपर के पॉइंट देखना है, ये देखने की जरूरत नहीं है। एवरी कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड एज सच शैल कंटिन्यू सच कैपेसिटी टिल द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और टिल ही सबमिट द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच ही हैज़ बीन अपॉइंटेड। तो इसका मतलब क्या है, जैसे उसने वो फाइनेंशियल जो भी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है सबमिट कर दी फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो उसके बाद अपने क्या हो जाएगा, एक तरीके से वो आज़ाद हो जाएगा, ये बोल दिया। या कब तक एक तरीके से वो ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट रहेगा, टिल द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि तब तक में उसको क्या करनी है, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देनी है, ये बोल दिया। अब देखिए बोला रिमूवल ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे कॉस्ट ऑडिटर का एक टर्म के लिए उसको अपॉइंट किया, उससे पहले भी उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं उसके ऑफिस से, ये बोल दिया। तो ये बोल रहा है किसके थ्रू, एक बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू, आफ्टर गिविंग ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर टू कॉस्ट ऑडिटर। तो कॉस्ट ऑडिटर को सुना जाएगा, उसके बाद जनरली क्या है, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। एंड रिकॉर्डिंग द रीजन्स फॉर सच रिमूवल इन राइटिंग, ठीक, तो उसके रीजन एक तरीके रिकॉर्ड कर देंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द फॉर्म CRA 2 टू बी फिल्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटीमेटिंग अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर कॉस्ट ऑडिटर। देखिए CRA 2 कब भरते हैं, आपको मैंने बताया था ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं, उसके लिए CRA 2 फॉर्म होता है, जो कि क्या बताता है कि वो 30 दिन के अंदर या 180 दिन के अंदर, ये बोलता है ना बोर्ड मीटिंग के 30 दिन के अंदर, यह बोल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर जब शुरू हो रहा है उसके 180 दिन के अंदर ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। तो उसका 180 दिन के अंदर तो ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद क्या बोला कि जो इंटीमेशन देनी है वो कब देनी है, बोर्ड मीटिंग के 30 दिन के अंदर या 180 दिन के अंदर, जो कि फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हो रहा है। उसके पहले एक तरीके से क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट कर देना है, किसमें फॉर्म में, CRA 2 में, ये आपने देखा था। तो आपको पता है कि अगर आप एक ऑडिटर को रिमूव करके दूसरा ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो तो उसमें भी आपको फॉर्म कौन सा भरना पड़ेगा, CRA 2, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, नया ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो। तो बोल रहा है प्रोवाइडेड फर्दर that the form CRA 2 to be filled with the central government for intimating appointment of another cost auditor shall enclose the relevant board resolution to the effect। तो इसमें साथ में क्या होगा, एक तरीके से बोर्ड रेजोल्यूशन का पार्ट भी होगा जिसमें बताया जाएगा कि हमने पिछले ऑडिटर को हटा दिया। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नथिंग कंटेंट इन दिस सब रूल शैल प्रिजुडिस द राइट ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर टू रिसाइन फ्रॉम सच ऑफिस ऑफ द कंपनी। मतलब जो ये सारा अपॉइंटमेंट का पार्ट आ रहा है, तो ये नहीं कि वो पर्टिकुलर 1 साल तक या जब तक उसको कॉस्ट ऑडिट करनी है तब तक वो लगा रहेगा। अगर वो चाहे तो बीच में खुद भी हट सकता है, तो उसके राइट को कोई इम्पैक्ट नहीं करता, इफेक्ट नहीं करता कॉस्ट ऑडिटर के राइट को। कॉस्ट ऑडिटर की मर्जी है, वो खुद भी रिसाइन कर सकता है। अब हो गया कैजुअल वैकेंसी। अगर मान के चलो उसने रेजिग्नेशन दे दिया, डेथ हो गई, मैंने आपको बताया था कैजुअल वैकेंसी कब आती है, ये थोड़ी उसका टर्म खत्म हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। आपने अपॉइंट नहीं करा किसी पर्सन को, उसे थोड़ी कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। हम कैजुअल वैकेंसी किसे बोलते हैं, कि जब पर्सन ने रिज़ाइन कर लिया ऑडिटर ने, उसकी डेथ हो गई, उसको आपने रिमूव कर दिया बीच में उसकी टर्म से पहले, उसे बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। तो ये बोल रहा है कि इट शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज ऑफ अकरेंस ऑफ सच वैकेंसी एंड द कंपनी शैल इन्फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म CRA 2। मैंने बताया ना, यही पार्ट बोल रखा है, विद इन 30 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। तो 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म CRA 2 में बताना पड़ेगा। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 143 ऑफ द एक्ट एंड द रेलिवेंट रूल्स मेड देयर अंडर शैल अप्लाई mutatis mutandis to a cost auditor during performance of his function under section 148 of the act and these rules। देखिए अब आपको क्या पता होना चाहिए कि 143 किससे रिलेटेड है। वो मैंने बताया था स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में कि वो पावर एंड ड्यूटीज़ की बात करता है, राइट एंड ड्यूटीज़ की बात करता है। तो ऑडिटर की जो भी राइट एंड ड्यूटीज़ आपने कवर की सबसेक्शन 12 से रिलेटेड, तो बोल रहा है कि वो सारे के सारे अप्लाई होंगे, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। तो बोल रहा है म्यूटेटिस मुटेंडिस का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट ऑडिटर से रिलेटेड कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। वो तो इनके ऊपर है, किसके ऊपर, रूल्स के ऊपर है कि रूल्स में क्या जनरली चेंज कर दिया गया है, क्योंकि सेक्शन 148 के रूल लग रहे हैं। लेकिन हम ये बोलते हैं कि जब भी कॉस्ट ऑडिटर के जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो सेम टू सेम स्टैट्यूटरी ऑडिटर की जैसे होती है, सेम ही होती है। लेकिन अगर उसमें चेंज होना चाहे तो हो सकता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऑर्डर दे दे उस हिसाब से रूल्स में चेंज हो जाता है, लेकिन ऐसा भी कुछ है नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, पावर एंड ड्यूटीज सेम टू सेम स्टैट्यूटरी ऑडिटर की ही तरह है, ये मान लेना। अब देखिए वेरियस कॉस्ट रिकॉर्ड जो मैंने आपको बताया वो दे रखे हैं अलग से, CRA 1 फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, CRA 2 इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट टू
सेंट्रल गवर्नमेंट जिस फॉर्म में दी जाती है। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट आ गया। देखिए तो ये जनरली क्या था, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड से रिलेटेड था। ये क्या था कि अपॉइंट कर दिया गया ऑडिटर को तो उसकी इंटीमेशन देना सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड था। और ये CRA 4 क्या था, इंटीमेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड था। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम, और इसी तरीके से आपको बोल रखा है एडवांटेज। अभी मैं कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम तो आपको बता दूंगा, सिंपल सा पार्ट है, लेकिन एडवांटेजेस का पार्ट भी आप देखोगे तो बिल्कुल बेसिक है। तो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। देखिए, अगर मैनेजमेंट कॉस्ट ऑडिट करवाना चाहे तो क्या करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि उसको फ्रॉड और एरर डिटेक्ट करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करने का काम करना है। इसके अलावा आपको पता है कि बहुत सारी वो कॉस्टिंग की टेक्निक अपनाता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, तो उसको एक तरीके से सहायता प्रदान करता है, हेल्प प्रदान करता है बोल दिया। जब भी आपका क्या होगा, डेटाबेस जो भी बोल रहा है या कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स होंगे वो अगर एक्यूरेट होंगे क्योंकि आपने कॉस्ट ऑडिट करवा रखी है, तो आगे फ्रॉड के चांसेस भी कम होंगे और डेली डिसीजन में भी एक तरीके से आपके हेल्प मिलेगी मैनेजमेंट को, ये बोल रहा है। इसी तरीके से मैनेजमेंट को पता चल जाएगा कि कौन सी एफिशिएंट एक्टिविटी है, कौन सी इनएफिशिएंट है कॉस्ट ऑडिट के थ्रू, तो वो इनएफिशिएंट एक्टिविटी को हटा देगा, जिससे जो भी रिसोर्सेज का वेस्टेज है वो कम होगा। और इसी तरीके से इंटर फर्म कंपेरिजन, मतलब एक फर्म का दूसरे फर्म से कंपेरिजन करने में भी आसानी होगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगी कि आपकी कॉस्ट ऑडिट के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है, क्योंकि आप कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तो उसके थ्रू आपको कॉस्ट पर यूनिट, प्रोडक्ट किस तरीके से उसकी प्राइसिंग रखी गई है वो पता चल जाएगी, वो सारा पार्ट आ जाएगा। गवर्नमेंट को एक तरीके से क्या होगी, मैंने आपको बताया था कि एक तरीके से कॉस्ट ऑडिट इंश्योर करता है कि एफिशिएंट फंक्शनिंग हो, हेल्दी कंपटीशन बना रहे अलग अलग कंपनीज के बीच में, तो गवर्नमेंट ये चाहती है। इसी तरीके से वो सिक यूनिट्स आइडेंटिफाई करना चाहती है ताकि एक गवर्नमेंट रिलेटिव डिसीजन ले सके, रेलिवेंट डिसीजन ले सके। वैसे ही एसेंशियल कमोडिटी की प्राइसेस फिक्स करना, ताकि ये पता करना कि जो भी कंपनीज है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो नहीं कमा रही या अनड्यू प्रॉफिट तो नहीं कमा रही। इसी तरीके से बोल रहा है कि सब्सिडी से रिलेटेड डिसीजन लेना, इंसेंटिव, प्रोटेक्शन, ये सारा डिसीजन लेना कि किस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जाए, किस इंडस्ट्रीज़ को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, सब्सिडी प्रोवाइड की जाए, वो पता चल जाएगा। वैसे ही ड्यूटीज़, टैक्सेस, ये सारा पता चल जाएगा, क्योंकि कई कंपनीज क्या करती है, जानबूझ के अपनी कॉस्ट ज़्यादा दिखा देगी, एक्सपेंसेस, जिसके थ्रू वो प्रॉफिट कम दिखा देगी, जबकि रियल में उसकी कॉस्ट उतनी इंकर हुई नहीं होती। अगर गवर्नमेंट ने कॉस्ट ऑडिट अप्लाई कर दिया, जो कि अप्लाई किया हुआ है रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड के लिए, तो उनकी एक तरीके से असलियत पता चल जाती है। और उस केस में क्या होता है, वो प्रॉफिट अपना प्रॉपर दिखाते हैं, जिससे गवर्नमेंट के टैक्स नहीं छूटते हैं और टैक्स एवेशन के चांसेस कम रहते हैं। वैसे सोसाइटी आपको पता है कि प्राइस फिक्स कर दी एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए, तो सोसाइटी का इंटरेस्ट सेफगार्ड हो गया, मतलब सोसाइटी के लिए एक तरीके से बेनिफिट हो गया। सोसाइटी से एक तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया गया और जो गुड्स की प्राइसेस थी वो ही रखी गई। कॉस्ट ऑडिट enables द गवर्नमेंट टू कीप ए चेक ऑन undue प्रॉफिटिंग बाय द मैन्युफैक्चरर एंड अवॉइड आर्टिफिशियल प्राइस राइज ड्यू टू मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी। क्योंकि कभी कभी इंडस्ट्री क्या करती है, अपना मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी रखती है। वो क्या रखती है कि हम ही इंडिविजुअल एक तरीके से मैन्युफैक्चरर है और कोई है नहीं, तो हम आराम से अपनी क्या कर सकते हैं, गुड्स की प्राइसेस बढ़ा के बेच सकते हैं, जबकि उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती भी नहीं है। तो इस चक्कर में गवर्नमेंट बीच में आ जाती है और प्राइसेस क्या कर देती है, फिक्स कर देती है। शेयर होल्डर, देखिए शेयर होल्डर को पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऑडिट हो रही है, उसके थ्रू पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो भी बन रहा है उससे रिलेटेड कंपनी लॉस कितना क्रिएट कर रही है, तो उसको पता चल गया। अगर वो प्रॉफिट क्रिएट कर रही होती तो शेयर होल्डर क्या करता, इंटरेस्ट रखता और उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। अगर लॉसेस क्रिएट कर रही है तो शेयर होल्डर क्या करेगा, अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ से हटा देगा। तो एक तरीके से शेयर होल्डर को कितनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगी वो इंश्योर करती है ये पर्टिकुलर कॉस्ट ऑडिट। अब देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है लास्ट पार्ट में ऑडिट प्रोग्राम से रिलेटेड, कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि इट इज़ द डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑडिटिंग वर्क टू बी परफॉर्म स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन वेरिफिकेशन ऑफ ईच आइटम इन द कॉस्ट स्टेटमेंट एंड गिविंग द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड। यानी ये मान के चलिए कि जब भी एक ऑडिटर ऑडिट प्रोग्राम तय करेगा तो उसमें क्या करेगा कि ये देखना चाहेगा कि किस तरीके से ऑडिटिंग वर्क स्टाफ को दिया जाए, वो कैसे काम करेंगे, तो वो पर्टिकुलर प्रोसीजर पता चल गया, ठीक है, जिससे कॉस्ट स्टेटमेंट में जो भी आइटम्स है, जो भी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लग रहे हैं, उनसे रिलेटेड वेरिफिकेशन आराम से हो सके। और क्या टाइम लगेगा पर्टिकुलर वेरीफाई करने में, तो वो भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बोला इट इज़ ए प्लान प्रिपेयर्ड बाय द कॉस्ट ऑडिटर शोइंग द डिटेल्स रिगार्डिंग ऑडिट वर्क टू बी परफॉर्म, procedure to be followed in verification of each item in the cost statement, allocation of work to audit staff को कैसे वर्क अलोकेट करना है वो पता चल जाएगा, एंड एस्टिमेटेड टाइम ड्यूरेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क, और वर्क कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा वो पता चल जाएगा। अब देखिए स्टेजेस दे रखी है, वैसे तो इसके स्टेप्स भी थे, अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो वही मिल जाएंगे, लेकिन मुझे लगा कि इतना पार्ट बताना इसमें सही नहीं है क्योंकि ऊपर से रिलेटेड पार्ट ही आ जाएगा,
एडवांटेज तो सबको आ जाते हैं सिंपल, लेकिन जो मैंने मेन बेसिक जितने भी फॉर्म के बताए या ये बताया कि रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड कैसे अप्लाई हो रहा है, वो सारा पार्ट आप जरूर देखना, क्योंकि एग्जाम में वो आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सबसे पहला स्टेज। मेथड ऑफ कॉस्टिंग इन यूज़, बैच, प्रोसेस, यूनिट, या इसके अलावा और कोई भी यूज़ कर रहे हैं। आजकल तो आपको पता है कि और भी जनरली यूज़ हो जाती है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी हो जाती है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर रॉ मटेरियल, स्टोर एंड स्पेयर, वेस्टेज, स्पॉयलेज, डिफेक्टिव, ये आ गया। तो आपको पता है कि वेस्ट कितना है, स्क्रैप कितना है, जनरली उसकी सेलेबल वैल्यू होगी या नहीं होगी, वो आपको देखना है। सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग वेजेस, सैलरीज, ओवर टाइम एंड स्पेयर्स, वेस्टेज एटसेट्रा। बेसिस ऑफ अलोकेशन ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट सेंटर। आपको पता है कि कुछ मैंने बताया था कि जो ओवरहेड होते हैं किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट में पहले से ही बटे हुए होते हैं कुछ ओवरहेड, मैंने ये आपको बताया था। उसी तरीके से मैंने ये बोला था कि कुछ ओवरहेड क्या होते हैं, आपको क्या करने पड़ते हैं, अपोर्शन करने पड़ते हैं, रीअपोर्शन करने पड़ते हैं। जैसे आपको पता है कि आपने प्रोडक्शन 3 डिपार्टमेंट है, 1, 2, 3, और सर्विस के आपके 2 डिपार्टमेंट है, सर्विस 1, सर्विस 2। ये आपने ज़्यादातर मेरे से कॉस्टिंग वाले पार्ट में कवर किया था। तो आपने अपने ओवरहेड को, जैसे मान के चलो कि पावर का एक्सपेंस आ रहा है, तो आपने क्या करा, वो तीनों डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन में और दोनों सर्विस में बांट दिए। अब आपको बताया कि जो भी सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस होंगे वो प्रोडक्शन में तो जाएंगे जाएंगे, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट किससे लिंक है, प्रोडक्शन से। तो सर्विस डिपार्टमेंट के जो भी ओवरहेड है वो प्रोडक्शन में जाएंगे। फिर आपका टोटल ओवरहेड का पार्ट आएगा। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन की रिकवरी रेट निकालनी पड़ेगी। आप नीचे क्या करोगे, जो भी टोटल ओवरहेड का पार्ट आएगा, कोई लेबर और डिवाइड कर दोगे, कोई मशीन ओवर डिवाइड कर दोगे, तो जिससे आपकी क्या निकल के आ जाएगी, रेट पर मशीन ओवर, रेट पर लेबर ओवर निकल के आ जाएगी। तो ये आपने किया, ऑडिटर उसको क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि आपने जो भी ओवरहेड को अलोकेट किया या जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉस्ट थी उसको एब्जॉर्ब किया, या सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को आपने कैसे अपोर्शन किया, रीअपोर्शन किया, उसके तरीके देखेगा आपने कौन कौन से मेथड्स फॉलो किए। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ रॉयल्टीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, सिंपल है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग और डिप्रेशन, सिंपल। मेथड ऑफ स्टॉक टेकिंग एंड इट्स वैल्यूशन इंक्लूडिंग इन्वेंट्री पॉलिसीज। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिंपल मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको बहुत बार बताया हुआ है। सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल का पार्ट आ गया, ठीक है, तो एक मैंने पूरा का पूरा टॉपिक कवर करवाया हुआ है। सिस्टम ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग, तो ये ऑडिटर चेक कर रहा है कि जो आपने मेंटेन किए हुए हैं ढंग से मेंटेन किए हुए हैं नहीं किए हुए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, मतलब जो रिकॉर्ड क्रिएट हो चुके हैं ओनर के थ्रू, तो ऑडिटर उनको रिव्यू कर रहा है, देख रहा है। फिर वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट एंड अदर डेटा, इसमें क्या बोल दिया, लाइसेंस, इंस्टॉल्ड एंड यूटिलाइज कैपेसिटी, ठीक। तो ये बोल रहा है कि जो भी आपकी मशीन से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्लांट एंड मशीनरी की बात करो, उसकी जो कैपेसिटी है उसमें से कितना आपको लाइसेंस मिला हुआ है कि इतना आप यूज़ कर सकते हो, कितनी इंस्टॉल्ड है, और उसमें से आपने कितनी यूटिलाइज़ की हुई है कैपेसिटी। जैसे आपने 70%, 80% ये यूटिलाइज़ की हुई है, लेकिन आप उसकी कम बता रहे हो कि हमने 40% ही यूटिलाइज़ की हुई है। तो ये बाद में एक तरीके से ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा, रियल में जाके फिजिकल लोकेशन चेक करके। फाइनेंशियल रेशो, प्रोडक्शन डेटा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, वेज एंड सैलरीज, स्टोर, पावर एंड फ्यूल, ओवरहेड प्रोविजंस, ओवरहेड्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिशन एटसेट्रा। सेल्स रियलाइजेशन, कितना जो भी मटेरियल हमने बनाया था फिनिश गुड्स के फॉर्म में आया था उसमें से कितना बेच दिया, उसका कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, जो भी क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का बचा हुआ है उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल जो दिखाया गया है कि इतना यूज़ हुआ है वो है या नहीं है एक्चुअल में। एबनॉर्मल, नॉन रिकरिंग एंड स्पेशल कॉस्ट, कॉस्ट स्टेटमेंट, रिकन्सिलेशन विद फाइनेंशियल बुक, फाइनेंशियल बुक के साथ रिकनसाइल करना। कॉस्ट स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, वही कॉस्ट शीट का पूरा पार्ट आ गया आपका, वो चेक करना। तो ये वेरिफिकेशन का पार्ट आ गया, तो रिव्यू भी हो गया और वेरिफिकेशन का पार्ट आ गया। तो ये सिंपल पार्ट थे, और 1 घंटे के पार्ट में आपके सारे के सारे पार्ट कवर हो गए। और भी अगर आपको कोई मिलते हैं तो देखिए, मैं बोलता हूँ कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तो आपको जो भी पर्टिकुलर पार्ट मिलते जाएँ देखते जाएँ। आपको गूगल पे कुछ और भी पार्ट मिला वो भी देखिए कि सर मेरे को तो क्या हुआ, कुछ रिव्यू के प्रोसीजर भी दिख गए, कॉस्ट से रिलेटेड मेरे को क्या दिख गए, पूरे प्रोसेस दिख गई कॉस्ट ऑडिट की, तो कवर कर लीजिए। क्योंकि देखिए अभी ये नए टॉपिक है, हम बोल सकते हैं एक तरीके से, तो अब एग्ज़ाम में कुछ भी आपका आ सकता है, अभी हमें नहीं पता, क्योंकि जून 19 का एग्ज़ाम हुआ है और दिसंबर 19 का एग्ज़ाम हुआ है, आपको पता है। इसके बाद तो अभी जैसे कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से नहीं हुआ एग्ज़ाम। अब अगली बार होगा तो क्या पता आएगा एक क्वेश्चन, तो तब हमें पता चलेगा कि यार इस टाइप से क्वेश्चन है। तो जब तक 5-6 साल कवर नहीं होते हैं, 5-6 साल के अटैम्प्ट के क्वेश्चन कवर नहीं होते हैं, तब तक हमें आइडिया नहीं होता कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। बाकी पुराने टॉपिक हैं उनका तो लोगों को आइडिया है कि इस टाइप से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ भी बोल सकते हैं कि कुछ भी आ सकता है। तो आपको मोस्टली सारा का सारा कवर करना है, जो भी आपको मिले कहीं से भी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और मैंने क्या बोला, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और है ना, मैंने एक डायलॉग भी बनाया खुद के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको पसंद आया नहीं आया,
क्योंकि हर बार मैं सोचूंगा कि मैं बोलूं, क्योंकि कभी कभी मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं और मेरे चैनल में इतने सब्सक्राइबर मुझे मिलते नहीं हैं, लोगों के ज़्यादा होते हैं मेरे कम होते हैं। तो अब मैंने खुद का एक डायलॉग बनाया, कहीं से वैसे मैंने कॉपी किया हुआ है लेकिन उसमें मैंने खुद का नाम जोड़ दिया, मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है चिराग सर के टक्कर में। तो थोड़ा सा मैं क्या होऊंगा, मोटिवेट हो जाऊंगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर लेना, 2-3 भी कमेंट आएंगे क्योंकि हमारे इतने कमेंट नहीं आते हैं। जो कि वीडियो बनाते हैं लोग, आपको पता है कि गेमिंग की बनाते हैं और बाकी सारी आलतू फालतू की वीडियो बनाते हैं, तो उसमें तो क्या होते हैं, लाखों कमेंट होते हैं। हमारे में कितने होंगे, 10-12 कमेंट। तो अगर 3-4 जने भी कमेंट कर देंगे तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊंगा। तो कमेंट जरूर करना, और अगर आपको वीडियो का कोई पार्ट पसंद नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।